हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रिजेन मौर्य। स्वागत है आपका मेडिसिन माइक यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम दिखाते हैं आपको डॉक्टरों के साथ में इंटरव्यू और मेडिसिन के रिव्यूज। तो आज का सब्जेक्ट है एपिडेमिक यानी संचारी रोग, जिसमें बारिश के मौसम में होने वाली परेशानियों को ठीक से कैसे हैंडल किया जाए बताएंगे गोंडा के वरिष्ठ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक डॉक्टर A.C. त्रिपाठी, जो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में अपना विशेष योगदान दे रहे हैं और बहुत हद तक लोगों को नया जीवन दान भी दे रहे हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन ऑफ सिस्टम के द्वारा। तो जानते हैं डॉक्टर साहब से संचारी रोग के बारे में। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर विजयन जी। मेडिसिन माइक देखने वाले सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, शुभाशीष, ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रिय बंधुओं, ये मौसम बरसात का चल रहा है। बरसात के मौसम में तमाम प्रकार की बीमारियां आती हैं, नई नई बीमारियां हम लोगों को होती हैं। सच एज इस समय हमारी जो पाचन शक्ति है जठराग्नि मंद होने लगती है, उसकी वजह से खाना प्रॉपर नहीं पचता और तमाम तरह की बीमारियां उससे होने लगती, कुछ ब्लॉटिंग शुरू हो गई इत्यादि। और पानी भी कंटेमिनेटेड हो जाता है, इवन अंडरग्राउंड वाटर भी कंटेमिनेटेड हो जाता है और उस कंटेमिनेटेड वाटर को पी लेने की वजह से डायरिया है, डिसेंट्री है, वोमिटिंग है, इस तरह की तमाम समस्याएं एक एपिडेमिक के रूप में फैलती है। क्या सर टाइफाइड भी हो सकता है? बिल्कुल होता ही होता है जी। और टाइफाइड इसी सीजन में सबसे ज्यादा होता है जी। और इसके बाद देखिए जगह जगह पानी भराव होता है, उस पानी में भराव में तमाम प्रकार के मच्छर हैं, मक्खियां हैं, सब पैदा होती है और इनकी वजह से तमाम अन्य अन्य बीमारियां भी इसी सीजन में सबसे ज्यादा फैलती हुई देखी जाती है। तो इनसे हमको बचना चाहिए। बीमारी हो इससे पहले हमें व्यवस्था कर ले तो हम ज्यादा बढ़िया रहेंगे। कहा ही गया है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर हम पहले से बचे रहे, हमें बीमारी ही ना हो तो हम दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमको अपने साफ सफाई का ख्याल रखना पड़ेगा। हम कौन सा पानी पी रहे हैं उसको भी ध्यान देना पड़ेगा। पानी हरदम छान करके पिया जाए, आरओ का वाटर पिया जाए। सीधी इस सीजन में डायरेक्ट हैंड पंप का पानी पीने से बचा जाए, विशेष करके उन जगहों पे जहां आसपास 10-20-50 मीटर के रेडियस में वाटर लॉगिंग हो रही हो, वहां हैंड पंप का पानी न पिया जाए। नदी, तालाब, पोखरों का पानी पीने से कतई बचा जाना चाहिए इस सीजन में। पानी बॉयल करके अगर जहाँ पे आरओ की व्यवस्था नहीं उपलब्ध है वहां मैं उन लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि पानी खौला करके ठंडा करके वही पानी पिए। फ्रिज का पानी न पिए, फ्रिज का रखा हुआ सामान न पिए। ठंडा पानी पीने का शौक है, कच्चे मिट्टी के घड़े में रख करके पानी को ठंडा करके पी सकते हैं। और मच्छरों को पनपने न दे, इसके लिए अपने घरों में कहीं पे भी किसी भी तरह का कोई कबाड़ न इकट्ठा होने दे, उसमें बारिश का पानी न रुकने पाए, इसका विशेष ख्याल रखें। अगर आसपास कोई ऐसी जगह है जहां पानी इकट्ठा हो रहा है और तो उसको प्रशासन शासन की मदद से व्यवस्थाएं बनानी चाहिए कि पानी वहां इकट्ठा न होने पाए। वाटर स्टोरेज नहीं होगा तो मच्छर के लार्वा नहीं पनपेंगे, वो नहीं पनपेंगे, तमाम प्रकार की बीमारियों से हम बचे रह जाएंगे। दूसरी चीज, ऐसे क्षेत्र जहाँ पे प्रशासन ऐसी व्यवस्था नहीं कर पा रहा, जैसे नगर पालिका क्षेत्र है, वहाँ इस समय एंटी लार्वा मेडिसिन का छिड़काव किया जा रहा है। अगर नहीं हो पा रहा है तो वहाँ पे अपनी तरफ से कोई गड्ढा है उसमें मिट्टी का तेल, डीजल आदि का छिड़काव स्वयं से लोगों को कर लेना चाहिए ताकि आसपास ये बीमारी न फैलने पाए, इनसे हम बचे रह जाए। और यदि किसी कारण से किसी को भी ऐसी समस्या होती है तो मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा, इलेक्ट्रो होम्योपैथी की 2-4 दवाइयाँ हर व्यक्ति को अपने घर में रखनी चाहिए। सच एज खाना खाने से अगर आधे घंटे पहले हम S1, खाने के बाद S10, रात में सोते समय S-LAS, इन 3 दवाओं का सेवन हम लगातार करते रहें तो उम्मीद है कि हम बीमार नहीं पड़ेंगे। सर किस डाइल्यूशन में और कैसे पिएं? हाँ, ये तीनों दवाइयाँ ओडी में होनी चाहिए, ओरिजिनल डाइल्यूशन में लेनी चाहिए जी। और स्वस्थ व्यक्ति के लिए 5 बूंद से 10 बूंद दवा खाने से पहले 1 चम्मच 2 चम्मच पानी में घोल करके पी लेना है S1, खाने के बाद S10। यदि आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं है तो 10 बूंद S-LAS पर्याप्त है।
यदि कॉन्स्टिपेशन है तो आपका अपने निजी आसपास के किसी इलेक्ट्रोपैथिक चिकित्सक के पास जाइए, वो आपकी डोज डिसाइड करके बता देगा कि आपको कितनी डोज की जरूरत है। 25 बूंद से लेकर के 40-50 बूंद तक एसलास गुनगुने पानी में रात में सोते समय पी ली जाए तो किसी भी प्रकार का कॉन्स्टिपेशन, कितना भी पुराना कॉन्स्टिपेशन क्यों ना हो, वह निश्चित रूप से ठीक ही हो जाता है और इस तरह की किसी प्रकार की बीमारियों से हम बचे रह जाते हैं। और यदि किसी क्षेत्र में इस तरह की संभावना हो रही है तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में एक और दवा है L1, जो प्राण रक्षक दवा है, लिम्फेटिक सिस्टम को हमारे स्ट्रांग करती, बूस्टअप करती है। L1 हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को अत्यधिक बढ़ा देने में सक्षम है। अब अगर हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति अत्यधिक बढ़ी रहेगी तो स्वाभाविक सी बात, हम बीमार नहीं पड़ेंगे। हमारे दर्शकों को ये भी बताएं लिम्फेटिक वो क्या समझे, कैसे समझ पाए? लिम्फेटिक जैसे हमारे शरीर में रक्त है, उसी प्रकार का एक और तरल पदार्थ पाया जाता है जिसे हम लिम्फ कहते हैं। जिन क्षेत्रों में शरीर के जिन भाग को रक्त पोषक तत्वों की सप्लाई कर पाने में असमर्थ होता है, वहां पर हमारा लिम्फ पहुंच करके पोषक तत्वों की सप्लाई करके उनको ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। और लिम्फ ब्लड से ही हालांकि बनता है, ब्लड का लास्ट प्रोडक्ट कह सकते हैं लिम्फ होता है। जब हम ब्लड को अलग करें तो उसमें एक विशेष प्रकार का सीरम निकलता है, दैट इज नोन एज अ लिम्फ। उसको बहुत ब्लड से हल्का होता है, ब्लड से पतला होता है, तो उन पार्ट्स में जहां ब्लड की सप्लाई नहीं संभव है वहां लिम्फ जाता है। और जैसे हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसी प्रकार से पूरे का पूरा लिम्फेटिक चैनल बना हुआ है, सर से पैर तक लिम्फेटिक सिस्टम है, वहां पे लिम्फ हमारा रन करता है, लिम्फ पूरे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो वही लिम्फ को अगर हम मजबूत कर देते हैं, लिम्फ को हम अगर बूस्टअप रखते हैं, लिम्फ की पर्याप्त मात्रा में है और सर्कुलेशन पर्याप्त है तो हमें किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं हो सकती, प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी जी। इसका अगर ख्याल रखा जाए तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। तो डॉक्टर साहब, अगर इस सीजन में किसी को डायसेंट्री या डायरिया हो जाए तो उसमें इलेक्ट्रोहोम्योपैथी कौन सी मेडिसिन वर्क करती है, कृपया बताएं। ठीक, डॉक्टर प्रजन, बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। ये मौसम ऐसा है जिसमें दूषित पानी पी लेने की वजह से या दूषित फल वगैरह खा लेने की वजह से लोगों को अक्सर डायरिया की शिकायत हो जाती है। अब डायरिया हो गया तो सबसे पहला काम तो है कि हमारे शरीर में निर्जलीकरण ना होने पाए, इसका हम ख्याल रखें। तो नमक चीनी पानी का घोल हमें बराबर प्रचुर मात्रा में पीते रहना है, अथवा कोई तरल पदार्थ हमें प्रचुर मात्रा में लेते रहना है। और उस तरल पदार्थ में यदि हम S3, C3, S10, C13 और F1 इनका निगेटिव डाइल्यूशन, अब वो डिजीज के अनुसार देखना पड़ेगा किस पेशेंट की कितनी ज्यादा जरूरत है, किस डाइल्यूशन की जरूरत है, वो पेशेंट वाइज वेरी करेगा। लेकिन अगर इन दवाओं को उसी लिक्विड में मिलाकर, पानी में मिलाकर के उसको जल्दी जल्दी दिया जाए तो विद इन 2 to 4 आवर्स हम डायरिया को क्योर कर सकते हैं। बहुत तेजी से रिकवरी हो सकता है, बहुत तेज रिकवरी हो सकती है, विद इन आवर्स रिकवरी आती है। और सर सबसे इम्पोर्टेंट कि बारिश के मौसम में बार बार भीगने से सर्दी जुकाम हो जाता है, नजला होता है, हेडेक होता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ट्रीटमेंट बताएं। जैसे देखिए बारिश में आप भीग गए जी, अभी जैसे मैंने बताया कि 2-3 चीजों को अगर ख्याल रखा जाए, S1, L1 और S10, S1, L1, S10। अब इसमें बारिश, कैसी भी बारिश से आप भीगे, किसी कारण से आपको कोराइजा हो गया जी, S1, L1, RE-A3 ये एक प्रकार से पेट मेडिसिन आप बना करके मान लीजिए। अगर उसको इसके कारण टेम्परेचर भी हो गया है तो उसमें F1 भी ऐड करना है। अगर किसी को स्नीजिंग हो रही है, फ्रीक्वेंट स्नीजिंग हो रही है, तो P3 है, P1, P3 या P4, इनमें से एक दवा आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। सामान्य तौर पर युवा वर्ग है तो P1 देनी पड़ेगी, छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनको P3 देनी पड़ेगी, 40 साल से ऊपर के लोग हैं उनके लिए P4 हमको सेलेक्ट करनी है। उसके साथ F1 है, S10 है, वर्वन है, A1 है। इन दवाइयों को पेशेंट की आवश्यकता के अनुसार, और कभी कभी वर्वन की भी जरूरत पड़ती है क्योंकि इस समय बैक्टीरिया, फंगस, इन सब का भी सीजन चल रहा है। जैसे हम भीगे रह जाते तो तमाम बड़ा फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, उसके लिए हमें वर्वन की जरूरत पड़ती है। वर्वन भी उसमें ऐड कर दें, निश्चित तौर पर पेशेंट को लाभ हो जाता है।
सर, लोगों का एक मत है, भ्रम है कि कंटेमिनेटेड पानी पीने से स्टोन होता है, तो यह क्या सही है? हाँ डॉक्टर ब्रिजन, बहुत अच्छी बात है। पानी पीने से स्टोन नहीं होता जी, बल्कि पानी ना पीने से स्टोन होता है जी, अगर आप किसी कारण से पानी की मात्रा आपके शरीर में कम रह जा रही है जी, तो निश्चित है कि आपको स्टोन होने की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती हैं। पानी हमारे शरीर में करता क्या है? जी, पानी का काम है हमारे शरीर को फिल्टर करना। हमारे शरीर में चाहे जितनी टॉक्सिसिटी है, जितने भी बैड एलिमेंट्स हैं, उनको निकालने का, बाहर करने का बहुत बढ़िया साधन है पानी पीना। जी, इसके लिए एक बहुत अच्छा फार्मूला है, हमारे वैज्ञानिकों ने सुझाया है कि 1 ग्लास ऑफ वाटर पर आवर। जितनी देर आप जगे रहे, हर घंटे 1 ग्लास पानी पीते रहे, तो तमाम तरह की ऐसी बीमारियां हैं, चाहे वो स्टोन हो या किसी भी प्रकार के आपके शरीर में वायरल तो नहीं कह सकता हूँ, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या किसी भी प्रकार का माल न्यूट्रिशन है या इस तरह की जो भी प्रॉब्लम है, टॉक्सिक एलिमेंट जितने भी जमा है, तो उन सबको वॉश आउट करके वो बाहर निकाल देगा और आप हर प्रकार की टॉक्सिसिटी से निजात पा जाएंगे। तो सर, स्किन और यूटीआई इन्फेक्शन भी ठीक होगा? इवन अभी वही मैं कहने जा रहा था, इवन ये जो सीजन चल रहा है हमारा, इसमें एलर्जी लोगों को बहुत हो रही है। जी, जिन लोगों के, अच्छा एलर्जी हो किसको रही है? जिन लोगों के शरीर में पानी की कमी पाई जा रही है, जो लोग खाली पेट घर से निकल रहे हैं, बारिश में भीगे, पता चला खुजली होना शुरू हो गई। अब अगर आपकी बॉडी में कोई पदार्थ पड़ा हुआ है जो टॉक्सिसिटी डेवलप कर रहा है, एलर्जी का मतलब क्या है? शरीर में टॉक्सिसिटी है जी, और वो टॉक्सिसिटी वॉश आउट कैसे हो, उसके लिए बढ़िया सा साधन है हमारे पास पानी। अगर हम पानी पर्याप्त मात्रा में पीते रहे तो हमें टॉक्सिसिटी डेवलप नहीं होगी। हाँ, एक बात और है, कंटेमिनेटेड पानी पीने से हमको हर हाल में बचना है। स्टोन भले उससे नहीं हो। अच्छा, एक चीज, जहाँ पे मान लीजिए जिस क्षेत्र में, जैसे भी हम महाराजगंज के एरिया की बात कर रहे हैं, उधर से बहुत से पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, वहां पर स्टोन बहुत तेजी से, प्रोन एरिया कह लीजिए उसे, स्टोन फार्म होता है। क्यों? वहां पर शायद कैल्शियम के और पाए जाते हैं। वहां का जो पानी है वो इतना ज्यादा कंटेमिनेटेड है कि वहां का अंडरग्राउंड वाटर ऑलरेडी वो उसमें कैल्शियम ज्यादा मात्रा में है। शायद इस कारण से वहां के लोगों में पथरियां बहुत बनती हैं। तो पानी साफ शुद्ध पिए। अगर पानी आपके यहाँ का कंटेमिनेटेड है, उसको उबाल करके ठंडा करके पिए और पानी पिए जरूर। पानी की प्रचुर मात्रा इस समय आपको चाहिए। हर घंटे प्यास लगे न लगे 1 गिलास पानी जरूर आपको पीना। तो सर, इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में कौन सी मेडिसिन सबसे इफेक्टिव होती है स्टोन के लिए? देखिए, स्टोन में जैसे S5 है जी, S5 स्टोन की एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। चाहे वह स्टोन गैल ब्लैडर में बना हो, चाहे किडनी में बना हो, स्टोन को डिसॉल्व करना, तोड़ने का काम करना S5 का है। अब उसके बाद स्टोन अगर किडनी में है तो किडनी की स्पेशल दवा है S6 की पूरक दवा है C6, C17 उसकी डायूरेटिक मेडिसिन बन जाती है। S5, S6, C6, C17, वेलेरियो 1, GE और A3, ये दवाइयाँ स्टोन की मेन मेडिसिन है। पेशेंट के एज के हिसाब से, वजन के हिसाब से, स्टोन का साइज क्या है और कहाँ पर है, इसके आधार पर इनके डायल्यूशन हम चेक करके पेशेंट को चलाते हैं। कम से कम 40 दिन, ज्यादा से ज्यादा 4 से 6 माह का समय लगता है। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा स्टोन अप टू 42 mm का स्टोन डिसॉल्व होकर के निकल जाता है। जी। तो यहाँ सर, अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफ होते ही वहाँ डरा दिया जाता है कि आपको सर्जरी कराना पड़ेगा, तो ये कहाँ तक सही है या गलत है? देखिए, स्टोन के केस में सर्जरी कराना हमारे ख्याल से सर्वथा गलत बात है। ये उन लोगों का काम है जो चिकित्सा विज्ञान को केवल और केवल व्यावसायिक तौर पर इस्तेमाल करते हैं। चिकित्सा एक व्यवसाय नहीं है। चिकित्सा विज्ञान जो हम लोगों को पढ़ाया गया है, हम चिकित्सक बने व्यवसाय करने के लिए नहीं बने। ये एक सेवा का क्षेत्र है। इसमें सेवा की भावना से अगर आप आते हैं तो व्यवसाय तो अपने आप थोड़ा बहुत होता ही होता है जी। लेकिन अगर आप सेवा की भाव से आते हैं तो स्टोन का ऑपरेशन, स्टोन चाहे किडनी का हो या जीबी का हो, एक लिमिट तक, अगर बियॉन्ड द लिमिट चला गया, मान लीजिए किसी का पूरा गॉल ब्लैडर ही स्टोन से भरा हुआ है, गॉल ब्लैडर की थिकनेस उसकी 8 mm 10 mm हो गई है, तो दवाओं का कोई रोल नहीं रह जाता।
लेकिन अगर फर्स्ट स्टेज में, सेकंड स्टेज में पता चल जाता है गॉल ब्लैडर की थिकनेस जो है वो 2.5 mm से 3 mm तक ही है और स्टोन चाहे जितना बड़ा है, तब फिर स्टोन का कोई इशू नहीं है कितना बड़ा है, वो डिजॉल्व हो सकता है। जैसे स्टोन बना क्यों, गॉल ब्लैडर की जो वर्किंग कैपेसिटी थी, वो जो बाइल था उसको पूरी तरह नहीं निकाल पाया, इसलिए तो स्टोन बना। गॉल ब्लैडर में 90% स्टोन कोलेस्ट्रॉल के बनते हैं। यदि व्यक्ति को कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे नॉर्मल कर दिया जाए और उसके कोलेस्ट्रॉल को डिजॉल्व कर दिया जाए तो 90% स्टोन ऐसे ही गॉल ब्लैडर खत्म हो जाते हैं। कुछ स्टोन बनते हैं जो बाइल है, बाइल अपने आप में सेडिमेंट होकर के स्टोन बना लेता है, तो अगर हम बाइल को ही एक्टिवेट कर दें तो भी वो स्टोन निकल जाते हैं। रेयर केस में ऐसे स्टोन मिल जाते हैं जो डिजॉल्व नहीं होते, वो सर्जरी में जाए। और किडनी स्टोन की जहां पर बात की जाए तो किडनी स्टोन में अब तक हमको कोई भी ऐसा केस नहीं मिला जिसमें हमको जवाब देना पड़ा हो भाई अब आपका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता या डिजॉल्व नहीं हो सकता या डिजॉल्व ना हुआ हो 6 महीने तक। तो सर किडनी स्टोन में बहुत भीषण पेन होता है, तो उसके लिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में क्या वही S6 दवाइयां हैं, तुरंत रिस्पांस दे देती हैं। कभी कभी S2 की जरूरत पड़ जाती है, S2 आप हाई डाइल्यूशन में दे दीजिए, 200 में डाइल्यूशन में, तत्काल पेन को रिलीव कर देती है, इमीडिएट रिलीव कर देती है, उसमें जरा भी देर नहीं लगती। और इसमें एक प्रोडक्ट है जबलपुर वालों का, वीटा फार्मास्यूटिकल कंपनी का डी स्टोन सिरप और रेनाल्टोन टैबलेट, इन दोनों का भी बहुत अच्छा रोल है। अगर कोई पेशेंट लेना चाहे तो किसी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक के पास जाकर के ये दोनों प्रोडक्ट मांग करके खाना शुरू कर दे, थोड़े कुछ दिनों में अपने आप स्टोन डिजॉल्व होकर के निकल जाएगा, निश्चित तौर पर निकल जाएगा। और बाकी अगर डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर उसको देख करके अपनी व्यवस्था पूछा करेंगे देगा। तो आपने देखा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से कंटेमिनेटेड वाटर और इस बरसात के सीजन में कैसे बचा जाए, यहाँ तक कि किडनी स्टोन की भी जानकारी आपको मिली।